Hello students, how are you? I hope all of you are fine. So well students, as you know that we have completed our chapter Footprints Without Feet, that is our chapter 5 from supplementary book. After a thorough explanation of this chapter, we are here to discuss the question answers of the same. So let's start with the very first question, that is हाउ डिड द इनविजिबल मैन फर्स्ट बिकम विजिबल। जो इनविजिबल मैन होता है दैट मीन्स ग्रिफिन, वो फर्स्ट टाइम कब विजिबल होता है। ग्रिफिन वॉज कम्प्लीटली इनविजिबल अंटिल ही हैपेंड टू स्टेप इन सम मड विच कॉज्ड हिम टू लीव फुटप्रिंट्स एज ही वॉक्ड। अब ग्रिफिन तब तक कम्प्लीटली इनविजिबल रहता है, अननोटिस्ड रहता है, जब तक कि वो अपना पैर मिट्टी वाली जगह पर नहीं रखता। एंड क्योंकि जब वो मिट्टी में अपना पैर रख देता है कहीं कीचड़ वाली जगह में, तो जब वो चलता है तो उसके फुटप्रिंट्स वहाँ ज़मीन पर छपने शुरू हो जाते हैं। सो हिज फुटप्रिंट्स वर सीन बाय 2 बॉयज़, और ये जो फुटप्रिंट्स 2 लड़के देख लेते हैं, एंड हु फॉलोड हिम एज लॉन्ग एज द प्रिंट्स वर विजिबल। और ये जो 2 लड़के जो इन फुटप्रिंट्स को नोट करते हैं, तो इन फुटप्रिंट्स को फॉलो करना शुरू करते हैं जब तक कि वो फुटप्रिंट्स उन्हें दिखाई दे रहे होते हैं। द इनविजिबल मैन बिकेम विजिबल completely for the first time after he slipped into a big London store for keeping himself warm and overslept there while wearing some clothes taken from the store. So first time वो completely visible कब होता है? जो completely visible वो तब होता है जब वो अपने आप को वार्म रखने के लिए, जब ग्रिफिन को बहुत ज़्यादा ठंड लग रही होती है तो अपने आप को वार्म रखने के लिए, वार्म करने के लिए, गर्मी देने के लिए, कॉजी इन्वायरमेंट देने के लिए लंदन के किसी एक बड़े से स्टोर में घुस जाता है चुपके से, और वहाँ पे वो सो जाता है कुछ एक कपड़ों के ऊपर, और वाइल वेयरिंग सम क्लोथ्स टेकन फ्रॉम द स्टोर, और वहाँ स्टोर से कुछ एक कपड़े लेके वो अपने आप को ड्रेसअप कर लेता है, खुद पहन लेता है वो कपड़े, और वहीं पे वो किसी चीज़ों के ऊपर, सामान के ऊपर सो जाता है। These clothes made him visible to the shop assistants when the shop opened in the morning. और जब सुबह होती है तो शॉप असिस्टेंट्स आते हैं शॉप में, और तब तक शायद वो जैसे वो जागा नहीं होता, उनके आने से पहले अगर वो जाग गया होता तो वो अननोटिस्ड रहता। अब वो उनके आने तक जागता नहीं है, तो ये जो शॉप असिस्टेंट्स कुछ टाइम पहले आ जाते हैं, जैसे ऑनर से पहले आ जाते हैं शॉप खोलने के लिए, तो ये इसको नोटिस कर लेते हैं। देन ही बिकम्स विजिबल फॉर द फर्स्ट टाइम। तो ग्रिफिन फर्स्ट टाइम कम्प्लीटली विजिबल लंदन के स्टोर में होता है जब वो अपने आप को वार्म रखने के लिए वहाँ पे चुपके से चला जाता है, और नेक्स्ट मॉर्निंग शॉप असिस्टेंट्स उसके उठने से पहले ही वहाँ पर आ जाते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई वाज ही वॉन्डरिंग द स्ट्रीट्स। वॉन्डरिंग मीन्स कि वो बिना किसी मतलब के इधर उधर जैसे घूमना, सो दैट इज कॉल्ड वॉन्डरिंग। दो ही वॉज अ ब्रिलियंट साइंटिस्ट, ही वॉज अ लॉलेस पर्सन। चाहे वो एक बहुत ही इंटेलिजेंट और ब्रिलियंट साइंटिस्ट था, बट ही वॉज अ लॉलेस पर्सन। लॉलेस मीन्स अ पर्सन हु ब्रेक्स लॉ, हु डजंट फॉलो द लॉ कम्प्लीटली। हिज लैंडलॉर्ड डिसलाइक्ड हिम एंड वांटेड टू एविक्ट ग्रिफिन। अब जो उसके लैंडलॉर्ड थे, ग्रिफिन के जो मकान मालिक थे, वो उसको नापसंद करते थे, उन्हें वो अच्छा नहीं लगता था, एंड दे वांटेड टू गेट रिड ऑफ हिम बाय एविक्टिंग हिम फ्रॉम देयर हाउस। एविक्ट होता है किसी को लॉ का सहारा लेकर, कानून का सहारा लेकर किसी को अपने घर से निकालना। जैसे कोई किराएदार है तो अगर उसके कोई पेपर्स वगैरह साइन किए होते हैं तो उस पेपर्स के बिहाफ पे उस बंदे को वहाँ से अपने घर से निकालना। सो लैंडलॉर्ड जो थे ग्रिफिन के, वो उसको नापसंद करते थे और कानून का सहारा लेके वो उसको अपने घर से निकाल रहे थे। सो इन रिवेंज ही सेट फायर टू द हाउस, और उसका बदले में क्या किया ग्रिफिन ने, अपने मकान मालिक का घर जो है उसको जला दिया। एंड टू एस्केप फ्रॉम दैट ही रिमूव्ड हिज क्लोथ्स एंड बिकेम इनविजिबल। और कोई इसको नोटिस ना करे, वहाँ से बच निकलने के लिए उसने क्या किया, उसने अपने सारे कपड़े रिमूव कर दिए जो उसने पहने हुए थे, और इस तरह से वो इनविजिबल बन गया। नाउ ही वॉज नॉट हैविंग मनी और होम, और अब उसके पास ना तो कोई घर था और ना ही पैसे थे। दैट्स वाई ही वॉज वॉन्डरिंग द स्ट्रीट्स ऑफ लंदन। तो इस वजह से वो इस वजह से बिना मनी के और बिना घर के लंदन की स्ट्रीट्स में ऐसे ही घूम रहा था।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज देयर, व्हाई डज मिसेस हॉल फाइंड द साइंटिस्ट इसेंट्रिक? अब मिसेस हॉल को जो साइंटिस्ट है ग्रिफिन, वो इसेंट्रिक सा, सनकी सा, एक स्ट्रेंज सा पर्सन क्यों लगता है? Mrs. Hall found the scientist eccentric because of his strange appearance and also when she tried to be friendly with him, he rebuffed her by saying that he had come there for solitude and didn't wish to be disturbed in his work. अब मिसेस हॉल को जो उसका साइंटिस्ट ग्रिफिन है, जो उनके इन में रहने के लिए आता है, वो इसेंट्रिक सा, एक स्ट्रेंज सा पर्सन इसलिए लगता है क्योंकि एक तो उसकी अपीयरेंस ही बहुत ही अजीब सी थी कि वो पूरी तरह से उसने अपने आप को बैंडेजेस के साथ कवर किया हुआ था, और दूसरा इस वजह से कि जब वो उसके साथ फ्रेंडली होना चाहती है, मिसेस हॉल ग्रिफिन के साथ एक फ्रेंडली सा बिहेव करती है, तो आगे से उसको कैसा रिस्पॉन्स मिलता है? ग्रिफिन आगे से उसको बहुत ही अनग्रेशियस मैनर, अनथैंकफुल मैनर से उसको रिजेक्ट कर देता है, उसके इस प्रपोजल को, उसके फ्रेंडली बिहेवियर को। दैट मीन्स उसके साथ वो फ्रेंडली बिहेव नहीं करता, रादर उसको ये कह देता है कि ही डजंट वांट टू बी फ्रेंडली विद एनीवन बिकॉज उसका वहाँ आने का जो रीज़न है वो सिर्फ सॉलिट्यूड है, कि वो अकेला रहना उसे पसंद है, एंड ही डिडंट विश टू बी डिस्टर्ब्ड इन हिज वर्क, और वो अपने आप में, अपने काम में किसी भी तरह की कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं चाहता। दैट्स वाई ही हैड कम हेयर, इसलिए वो वहाँ पे आया है। सो इस सारे बिहेवियर को देख के मिसेस हॉल को ऐसे लगता है कि जो साइंटिस्ट है वो स्ट्रेंज काइंड ऑफ पर्सन है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज देयर, व्हाट क्यूरियस एपिसोड अकर्स इन द स्टडी? अब स्टडी रूम में क्या एक क्यूरियस सा, एक स्ट्रेंज सा, अजीब सा एपिसोड क्या होता है? Very early one morning, a clergyman and his wife were awakened by the noises coming from their study. अब बहुत सुबह एक सुबह क्या होता है कि बहुत वेरी अर्ली वन मॉर्निंग, एक सुबह जल्दी से, वेरी अर्ली टाइम ऑफ द मॉर्निंग, क्लर्जीमैन और उसकी वाइफ जाग जाते हैं कुछ एक आवाज़ों के कारण। अब वो आवाज़ कहाँ से आ रही होती है? उनके स्टडी रूम से। तो उन्हें लगता है कि उनके स्टडी रूम में कोई हलचल सी हो रही है, किसी तरह की कोई आवाज़ आ रही है। तो वो आवाज़ें सुनकर क्लर्जीमैन और उसकी वाइफ जल्दी ही जाग जाते हैं सुबह। देन दे हर्ड द साउंड ऑफ द कॉइन्स बीइंग टेकन फ्रॉम द डेस्क देयर, और उसके बाद उन्हें वहाँ से, उनके डेस्क में से, काउंटर के डेस्क में से, ड्रॉर में से कुछ एक कॉइन्स लेने की आवाज़ें आती है, कॉइन्स की छन छन की आवाज़ आती है, टिंकलिंग ऑफ कॉइन्स वी कैन से। तो ऐसा उन्हें फील होता है कि कोई वहाँ से कोई कॉइन्स निकाल रहा है उस ड्रॉर में से। However, when they entered the study, they didn't find anybody there, which was curious. बट जब वो उस रूम में एंटर करते हैं, स्टडी रूम में, तो उन्हें वहाँ पे कोई भी दिखाई नहीं देता। सो दिस वॉज द क्यूरियस एपिसोड दैट अकर्स इन स्टडी। What other extraordinary things happen at the inn? और इन में जहाँ पर साइंटिस्ट रह रहा था, मिस्टर एंड मिसेस हॉल के गेस्ट हाउस में, इन में, तो वहाँ पे क्या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थिंग्स हैपन होती है? क्या कुछ अजीब सी, कुछ ऑर्डिनरी चीज़ें नहीं होती जो दीज आर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी? तो कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्या वहाँ पे होता है? So at the inn, Mrs. Hall and her husband went into the scientist's room on finding its door open. अब मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता था कि साइंटिस्ट का जो रूम था वो हमेशा ही लॉक्ड रहता था, या फिर अंदर से उसने बोल्ट किया होता था, बंद रखता था अपने कमरे को, और किसी को भी अपने रूम में आने नहीं देता था। सो एक दिन क्या हुआ कि मिस्टर एंड मिसेस हॉल वेंट इनटू साइंटिस्ट रूम ऑन फाइंडिंग इट्स डोर ओपन। उन्होंने नोटिस किया कि साइंटिस्ट के रूम का दरवाज़ा जो है वो खुला है, तो वो इस चांस को जाने नहीं देना चाहते थे। सो दे ग्रैब्ड दिस अपॉर्चुनिटी, और वो साइंटिस्ट के रूम में चले गए। However, he was not seen in the room, और वहाँ पे उन्होंने देखा कि साइंटिस्ट वहाँ पे रूम में नहीं था। बट मिसेस हॉल heard a sniff that and the hat on the bedpost leapt up and dashed into her face. और अचानक से मिसेस हॉल वहाँ पे किसी की स्निफिंग की साउंड सुनती है। स्निफिंग मीन्स किसी की, जब सांस लेते हैं हम, तो थोड़ा ऊंची आवाज़ में सांस लेना, जो सांस की आवाज़ें सुनाई दें। तो मिसेस हॉल को वहाँ पे स्निफिंग की साउंड सुनाई देती है,
एंड और उसके बाद क्या होता है, अचानक से जो एक हैट पड़ी होती है बेड पोस्ट पे, बेड पोस्ट मतलब बेड के किनारे पे जो पोल लगा होता है उसके ऊपर हैट टंगी होती है, तो वो अचानक से वहाँ से उठती है। लेफ्ट अप मीन्स जंप अप, वो हैट जंप करती है वहाँ से एंड डैश इटसेल्फ इनटू हर फेस, और मिसेस हॉल के फेस में आकर जोर से लगती है। Then the bedroom chair sprang into the air and pushed them both out of the room. और फिर उसके बाद क्या होता है, बेडरूम में जो चेयर पड़ी होती है वो हवा में उछलती है अचानक से, और इन दोनों को मिस्टर एंड मिसेस हॉल को रूम से बाहर धकेल देती है। And this made Mrs. Hall think that her furniture was haunted. और इन सब चीज़ों को देखते ऐसा लगता है मिसेस हॉल को कि शायद उसके फर्नीचर में कोई भूत आ गया है, तो इस वजह से ये जो फर्नीचर है इस तरह का बिहेव कर रहा है। सो दीज वर द एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थिंग्स दैट वर नोटिस्ड एट द inn. So our next question is that Griffin was rather a lawless person. Comment. सो जैसा कि हमने इस स्टोरी में पढ़ा कि ग्रिफिन एक लॉलेस पर्सन है, तो उसके बारे में हम क्या कमेंट कर सकते हैं। सो ग्रिफिन वॉज नॉट बॉदर्ड इफ़ ही हार्म्ड एनीबडी इन द फुलफिलमेंट ऑफ वॉट ही वॉन्टेड। अब ग्रिफिन एक इस तरह का लॉलेस पर्सन है कि उसको कभी भी किसी बात की चिंता नहीं होती थी अगर वो किसी को हार्म करता था, किसी को नुकसान पहुंचाता था अपनी डिज़ायर को पूरा करने के लिए, अपनी नीड को पूरा करने के लिए, या वॉट एवर ही वॉन्टेड टू डू, जो भी वो करना चाहता था उसे पूरा करने के लिए अगर वो किसी को नुकसान भी पहुंचा देता था तो उसे बिल्कुल बुरा नहीं लगता था, वो इस चीज़ का बिल्कुल बर्डन नहीं लेता था। He set his landlord's house on fire because the landlord tried to evict him from his house. अब सबसे पहले हमने पढ़ा कि लैंडलॉर्ड के घर को वो आग लगा देता है क्योंकि उसके लैंडलॉर्ड उसे नापसंद करते हैं और उसे अपने घर से बाहर निकालना चाहते हैं। सो वो अपने लैंडलॉर्ड के घर को आग लगा के वहाँ से बच निकलता है अपने कपड़े रिमूव करके, इनविजिबल होकर। Then his robberies at shops and later in the village at clergyman's house indicate that he was a lawless person. और नेक्स्ट टाइम हम नोटिस करते हैं कि वो शॉप पे, एक थिएट्रिकल कंपनी के शॉप पे वहाँ पे चोरी करता है एंड ऑल्सो कुछ सामान चुराता है एंड आफ्टरवर्ड्स लेटर इन द विलेज, जब वो विलेज में आता है, इन में रूम रेंट पे लेता है, तो और वहाँ पे क्लर्जीमैन के घर में चोरी हो जाती है। तो सी ऑल दिस इंडिकेट दैट ही वॉज अ लॉलेस पर्सन। और वो चोरी कौन करता है, ग्रिफिन। When he encountered the landlady of the inn, he threw a chair at her and her husband. अब वो जिनकी इन में रह रहा है अगर वो उनसे when he encountered the landlady, that means मिसेस हॉल और मिस्टर हॉल जब उसके कमरे में आ जाते हैं तो वो क्या करता है, इनविजिबल होने का फ़ायदा उठाता है और वो अपने कमरे में जो चेयर पड़ी होती है और इन दोनों के ऊपर वो उस चेयर को उठाकर फेंकता है और उससे उन्हें पुश करके बाहर निकाल देता है रूम से। So lawless persons like Griffin never think about the safety and well-being of others. तो इस तरह से जो लॉलेस पर्सन हैं, लॉ ब्रेकर्स हैं, लाइक ग्रिफिन की तरह से जैसे भी लॉलेस पर्सन जो होते हैं, जो लॉ ब्रेक करते हैं, रूल्स को फॉलो नहीं करते, सो दे डोंट थिंक अबाउट द सेफ्टी एंड वेलबींग ऑफ अदर्स। वो दूसरों के अच्छाई की चिंता और दूसरों की सेफ्टी की चिंता नहीं करते। दे आर जस्ट वरीड अबाउट देयर ओन सेल्व्स ओनली, so they are only concerned about themselves, so they are selfish kind of persons. Next question is there, how would you assess Griffin as a scientist? और अगर ग्रिफिन को एज अ साइंटिस्ट देखें तो हमारे क्या व्यूज हैं उसके बारे में। Griffin is a brilliant scientist as he discovers how to make himself invisible. अब जैसे कि हमने पढ़ा है कि ग्रिफिन वैसे तो बहुत ब्रिलियंट साइंटिस्ट है, that's why he has been able to discover the medicines that could make him invisible. तो इसी तरह से अगर वो ब्रिलियंट है, उसका दिमाग बहुत अच्छा है, इंटेलिजेंट पर्सन है, बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट्स किए हैं उसने, only then he became able to discover medicines जो कि उसे इनविजिबल बना सकती थी। बट ही सीम्स टू एंजॉय द फीलिंग ऑफ पावर विच ही गेट्स आउट ऑफ हिज इनविजिबिलिटी। बट ऐसा फील होता है कि उसके पास एक वो जैसे ये पावर आ गई उसके पास इनविजिबल होने की, तो वो उसका इस तरह से फ़ायदा उठा रहा है कि जैसे उससे ज़्यादा पावरफुल तो कोई है ही नहीं, और इस चीज़ को वो एंजॉय करता हुआ फील हो रहा है थ्रू आउट दिस स्टोरी। The power to hurt anybody without getting noticed can give
सैडिस्टिक प्लेजर टू सम पीपल। अब कुछ एक लोग ऐसे होते हैं जो किसी को नुकसान पहुंचाकर, किसी को दुखी कर कर खुद खुश होते हैं, उन्हें खुद को हैप्पीनेस फील होती है जब किसी दूसरे को नुकसान पहुंचाते हैं और उन्हें उनके नोटिस में नहीं आता कि उनको कौन नुकसान पहुंचा रहा है। तो सेम वे ग्रिफिन वॉज अ पर्सन ऑफ दिस काइंड ऑनली। तो यहाँ पे यही बोला गया है, द पावर टू हर्ट एनीबडी विदाउट गेटिंग नोटिस कैन गिव सैडिस्टिक प्लेजर टू सम पीपल, कि ऐसी फीलिंग किसी को बहुत खुशी देती है। सो ग्रिफिन को भी इसी तरह से खुशी मिल रही थी दूसरों को नुकसान पहुंचा के, दूसरों को हर्ट करके, जबकि उन्हें पता नहीं चल रहा था कि उन्हें कौन हर्ट कर रहा है। जैसे किसी के यहाँ चोरी कर ली तो किसी को पता नहीं चला कि चोरी किसने की। सो ग्रिफिन वॉज फीलिंग अ काइंड ऑफ हैप्पीनेस इन दिस काइंड ऑफ एक्ट्स. A true scientist should make a true scientist should make discoveries for the larger benefit of society, not just for his own benefit. और अकॉर्डिंगली अगर देखा जाए तो एक साइंटिस्ट जो होता है उसको दूसरों के भले के लिए काम करना चाहिए, सोसाइटी के बेनिफिट के लिए उसे डिस्कवरीज करनी चाहिए, ये नहीं कि सिर्फ अपने ही बेनिफिट के बारे में वो सोचे। सो अगर हम इस स्टोरी में देखें तो ग्रिफिन वॉज नॉट अ पर्सन ऑफ दैट काइंड। वो इस तरह का साइंटिस्ट नहीं था कि जो सोसाइटी के बेनिफिट के बारे में सोचे, रादर ही वॉज कंसिडर्ड अबाउट हिज ऑन ओनली। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट वुड यू लाइक टू बिकम इनविजिबल? What advantages and disadvantages do you foresee if you did? क्या आप इनविजिबल बनना चाहते हो? और कुछ एक ऐसी एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस जो आप इमेजिन करते हो कि अगर आप इनविजिबल हो गए तो क्या फ़ायदे और नुकसान होंगे उसके। इट कैन बी एन एक्साइटिंग आइडिया फॉर मोस्ट ऑफ द पीपल। ये जो इनविजिबल होने का आइडिया है बहुत सारे लोगों के लिए बहुत ही एक्साइटिंग आइडिया होगा कि बहुत सारे लोग सोचेंगे कि वाओ दिस इज़ अ वेरी गुड थिंग कि हम इनविजिबल हो जाएं तो जो चाहे वो कर सकते हैं। लाइक टू फेसेट्स ऑफ अ कॉइन, इनविजिबिलिटी कैन हैव मैनी एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। बट एक कॉइन की दो साइड्स की तरह, हेड और टेल की तरह, इनविजिबिलिटी के भी दो साइड्स हैं, एक एडवांटेजेस की और एक डिसएडवांटेजेस की। मतलब दोनों साइड्स इसके भी हैं, दोनों पहलू हैं इसके भी। ये नहीं कि अकेले बेनिफिट्स ही हैं, नुकसान नहीं, और ये भी नहीं कि अकेले नुकसान है और बेनिफिट्स नहीं। फॉर अ चाइल्ड, इनविजिबिलिटी मे मीन अ लाइसेंस फॉर ऑल काइंड्स ऑफ प्रैंक्स विदाउट गेटिंग कॉट। सो एक बच्चे के लिए अगर इनविजिबिलिटी की बात की जाए तो इट इज़ अ लाइसेंस फॉर ऑल काइंड्स ऑफ प्रैंक्स, हर तरह के मजाक, हर तरह की एक्टिविटीज़ के लिए जो वो दूसरों के साथ करता है बिना पकड़े गए, हर तरह की मस्ती के लिए इट मीन्स अ लाइसेंस फॉर द किड्स और फॉर अ चाइल्ड। मतलब उनके लिए बहुत एक्साइटिंग चीज़ है बच्चों के लिए कि अगर इनविजिबल हो जाए तो वो हर तरह की मस्ती कर सकते हैं बिना पकड़े, बिना नोटिस में आए। लाइक अ हिंदी मूवी, इनविजिबिलिटी कैन हेल्प यू बीट ऑल द विलेंस ब्लैक एंड ब्लू एंड गेट रिड ऑफ देम। और अगर हिंदी मूवीज़ की बात की जाए तो वहाँ पे इनविजिबिलिटी की एक एडवांटेज ये है कि विलेंस को वहाँ पे अगर हमने पनिश करना है, उन्हें ब्लैक एंड ब्लू लीव करना है, मतलब उनकी इतनी पिटाई करनी है कि उनके बॉडी पे जो है इंजरी मार्क्स हो जाएं, तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ है कि वहाँ पे उन विलेंस की पिटाई करके बिना पकड़े वहाँ से निकला जा सकता है। सो वंस यू बिकम इनविजिबल नोबडी विल नोटिस यू। और एक बार एक इंसान इनविजिबल हो जाए तो कोई भी उसे पकड़ नहीं सकता। सो नेक्स्ट पार्ट इसका जो दूसरी साइड है वो देख लेते हैं, डिसएडवांटेज क्या है। और इसके अलावा भी बहुत सारी एडवांटेजेस होंगे जो कि आप अपनी तरफ से लिख सकते हैं, वॉट एवर कम टू योर माइंड। सो नेक्स्ट इज डिसएडवांटेजेस उसकी ये है कि बट विद इन नो टाइम द सैडनेस ऑफ आइसोलेशन विल टेक ओवर द एक्साइटमेंट ऑफ बीइंग इनविजिबल। बट कुछ ही टाइम में क्या होगा कि हम अकेले पड़ जाएंगे और वो अकेले पड़ने की जो उदासी है, अकेलेपन की जो उदासी होगी वो ज़्यादा हैवी हो जाएगी, ज़्यादा हावी हो जाएगी उस एक्साइटमेंट पे जो इनविजिबल होने पे होती है। मतलब हम ऊब जाएंगे इस अपनी इनविजिबिलिटी की एक्साइटमेंट से ऊब जाएंगे और अकेलापन फील करने लगेंगे, तब इसका जो क्रेज़ होगा इनविजिबिलिटी का वो ख़त्म हो जाएगा और आइसोलेशन की जो सैडनेस है वो ज़्यादा हावी हो जाएगी। यू विल हैव नो फ्रेंड्स, और इनविजिबल होने के बाद हमारा कोई फ्रेंड भी नहीं होगा। एंड यू विल टेंड टू बिहेव लाइक द इसेंट्रिक साइंटिस्ट इन दिस स्टोरी। और एक अकेला इंसान क्या करेगा, ऑब्वियसली जिस तरह से ग्रिफिन यहाँ पे बिहेव कर रहा है, इसेंट्रिक काइंड से, स्ट्रेंज काइंड ऑफ बिहेवियर,
तो सेम वे एक अगर कोई इंसान इनविजिबल हो जाता है तो वो भी इसी तरह से इसेंट्रिक काइंड का पर्सन बन जाएगा और इस तरह से स्ट्रेंज बिहेवियर करेगा ड्यू टू आइसोलेशन वी कैन सी. नेक्स्ट क्वेश्चन इज देयर, आर देयर फोर्सेस अराउंड अस दैट आर इनविजिबल, फॉर एग्जाम्पल मैग्नेटिज्म. क्या कुछ ऐसी फोर्सेस, कुछ ऐसी एनर्जी, कुछ ऐसी शक्तियाँ हैं जो हमारे चारों तरफ हैं और जो इनविजिबल हैं, मतलब कुछ एक ऐसी चीज़ें, कुछ एक ऐसी फोर्स या एनर्जी जो इनविजिबल है और बट है वो हमारे चारों तरफ, जिसको हम देख नहीं सकते बट दे एग्जिस्ट, लाइक मैग्नेटिज्म. Are there aspects of matter that are invisible or not visible to the naked eye? और क्या कुछ ऐसे aspects भी हैं जो कि invisible हैं, जो कि हम खुली आंखों से नहीं देख सकते without using any instruments? What would the world be like if you could see such forces or such aspects of matter? और क्या होगा जब हम इन सब फोर्सेस को और सब इस तरह के सारे एस्पेक्ट्स को देख सकेंगे जो इनविजिबल हैं, जो हमें खुली आंखों से दिखाई नहीं देते, जो हमें बिना किसी इंस्ट्रूमेंट्स की हेल्प से दिखाई नहीं देते. सो आंसर इज दैट मैग्नेटिक फोर्सेस एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस आर एग्जांपल्स ऑफ इनविजिबल फोर्सेस. सो मैग्नेटिक फोर्सेस और इलेक्ट्रिक फोर्सेस जो भी हैं वो सब इनविजिबल फोर्सेस के एग्जांपल्स हैं. मतलब वी कांट सी मैग्नेटिक फोर्सेस एज वेल एज द इलेक्ट्रिक फोर्सेस और एनर्जीज. द एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स इन अ मैटर आर सो स्मॉल दैट दे आर नॉट विजिबल टू द नेकेड आई. सो सेकेंड पार्ट में हमें पूछा गया था कि कुछ एक एस्पेक्ट्स ऑफ मैटर भी हैं जो इनविजिबल है, जो कि हम बिना इंस्ट्रूमेंट्स की हेल्प से नहीं देख सकते. सो हियर द आंसर इज द एटम्स एज वेल एज द मॉलिक्यूल्स इन अ मैटर. एक किसी भी मैटर में, सब्सटेंस में एटम्स और मॉलिक्यूल्स जो हैं वो इतने छोटे होते हैं कि हम उनको बिना इंस्ट्रूमेंट्स की हेल्प से नहीं देख सकते. अगर हम सोचें कि ऐसे ही अपनी आइज से उनको देख लें तो दे आर नॉट विजिबल. वी हैव टू यूज़ माइक्रोस्कोप्स और मैग्नेटिक लेंस टू सी देम. सो ऐसा पॉसिबल नहीं है कि इन इंस्ट्रूमेंट्स की हेल्प के बगैर हम इन मॉलिक्यूल्स और एटम्स को देख सकें. Similarly, heat energy as well as sound are invisible to us. और इसी तरह से heat as well as sound, ये दोनों ही ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें हम सिर्फ like sound को हम सुन सकते हैं और heat को हम feel कर सकते हैं, but we can't see them. So while the idea of seeing, अब यहाँ पे हमें नेक्स्ट पार्ट में पूछा गया था what would the world be like if you could see such forces and aspects of matter. और अगर हम इन फोर्सेस और इन एस्पेक्ट्स को देख सकते हैं, इन मैटर के एस्पेक्ट्स को, तो क्या होगा. सो while the idea of seeing invisible things can be very exciting, their visibility would create too many problems. So answer is there कि चाहे ये सुनने में बहुत एक्साइटिंग सा लग रहा होगा, इनविजिबल थिंग्स को देखना एक तरफ से हमें थोड़ा एक्साइटिंग सा फील होगा, बट देयर विजिबिलिटी वुड क्रिएट टू मैनी प्रॉब्लम्स. बट इनकी जो विजिबिलिटी है वो बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट कर देंगी. फॉर एग्जाम्पल, इफ़ वी आर एबल टू सी ऑल द फोर्सेज एंड साउंड अराउंड अस, अगर हम सारी की सारी फोर्सेस, हर एक तरह की एनर्जीज को और जो साउंड है जो हम सुनते हैं आसपास, अगर इन सब को हम देख पाएँ तो दैट वुड बी टू इरिटेटिंग फॉर अस. तो क्या होगा, ये तो हमारे लिए लाइफ जो है इतनी बहुत ही ज़्यादा इरिटेटिंग हो जाएगी, बहुत कॉम्प्लिकेटेड लाइफ हो जाएगी, एंड देयर विल बी क्योर्स ऑफ ऑल दीज थिंग्स हियर एंड देयर. सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज देयर, what makes glass or water transparent? So, do you think it would be scientifically possible for a man to become invisible or transparent? अब यहाँ पे हमें पूछा गया है कि ग्लास या वाटर को ट्रांसपेरेंट क्या बनाता है, इसकी हमें साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन देनी है. तो क्या आपको लगता है कि ये साइंटिफिकली पॉसिबल है कि एक इंसान इनविजिबल हो जाए या फिर ट्रांसपेरेंट हो जाए? So the answer is that the fact that light can pass through glass or water makes them transparent. So scientific answer इस चीज़ का ये है कि ग्लास और वाटर, चाहे अगर कांच की बात की जाए या फिर पानी की बात की जाए, तो इनके अंदर से लाइट जो है पास हो सकती है, आर पार जा सकती है लाइट. सो दिस थिंग मेक दैम ट्रांसपेरेंट. तो इस वजह से हम उन्हें
तो इस वजह से उनमें कोई कलर नहीं है, वो ट्रांसपेरेंट है। And when the light falls on an object, the reflected light from that object makes it visible to us. और ऐसा होता है कि कुछ जब चीज़ों के ऊपर लाइट पड़ती है, अब वो जो लाइट उस ऑब्जेक्ट से टकरा कर वापस हमारी आईज में आती है, तो वो लाइट, वो जो रिफ्लेक्टेड लाइट जो होती है, जो वापस आती है, वो उस ऑब्जेक्ट को विजिबल बनाती है। And if some device can be made which can prevent reflection of light from the human body, then the human body can be made invisible. और इसी तरह से ह्यूमन बॉडी को इनविजिबल किस तरह से बनाया जा सकता है कि अगर कोई ऐसा डिवाइस बन जाए जिससे लाइट की रिफ्लेक्शन को रोका जा सके। लाइक अगर लाइट किसी चीज़ पे पड़ी है या ह्यूमन बॉडी पे पड़ी है, तो वो रिफ्लेक्ट होकर वापस ना आए, टकरा कर वापस ना आए, तो ह्यूमन बॉडी ट्रांसपेरेंट बन सकती है, इनविजिबल बन सकती है। सो विद दिस our question answers have come to an end for this chapter. I hope all of you have understood it well. Thank you and have a nice day.